गुड इवनिंग बंधुओं। तो आज हम लोग भैया बात करने वाले हैं टाइप ऑफ फार्मिंग और सिस्टम ऑफ फार्मिंग। भैया एक क्वेश्चन इससे आ जाता है, ठीक है। जितने भी लोग हमारा यूपी कैटेट या बीएचयू का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और भैया डीएचओ वालों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप और सिस्टम भैया पूछ लेता है और आप कंफ्यूज जाते हैं कि कौन सा भैया इसमें से प्रकार टाइप ऑफ फार्मिंग का है, कौन सा सिस्टम ऑफ फार्मिंग का है। तो आज की इस क्लास से ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, और कौन कौन से प्रकार होते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग के, कौन कौन से होते हैं सिस्टम ऑफ फार्मिंग के, ये सारी चीज़ें आपके पास तैयार हो जाएंगी, ठीक है। टाइप ऑफ फार्मिंग किसे कहते हैं भैया? जहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रपोर्शन ऑफ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक। जब हम बात करें भैया एक क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो है किस प्रकार से हम जो है उस क्षेत्र में जो है कितना उत्पादन कर रहे हैं भैया क्रॉप्स का, और कितना लाइव स्टॉक का, या फिर इनसे जुड़ी सारी चीज़ों का, अगर हम इन सब के बारे में बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग। जबकि भैया अगर इसमें बात करें हम खेत की जो हमारी होगी, ये भैया खेत किसका होगा, मतलब ये खेत की जो मतलब क्या मालिकाना हक किसका होगा, या इस पे काम कौन करेगा, कैसे काम करेगा, ये सारी बात करें तो वो हमारा क्या हो जाता है, सिस्टम हो जाता है, ठीक है। अगर बात करें भैया टाइप ऑफ फार्मिंग तो ये कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का हमारी टाइप ऑफ फार्मिंग्स होती हैं। जैसे एक हमारी होती है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, ठीक है, एक होती है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, एक होती है मिक्स्ड फार्मिंग, एक होती है ड्राई फार्मिंग, एक होता है रेंचिंग फार्मिंग। ये हमारे 5 क्या हैं भैया, प्रकार हैं किसके, टाइप ऑफ फार्मिंग के। यानी ये क्या है, टाइप ऑफ फार्मिंग, इस 5 क्या हैं, टाइप्स हैं, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो भैया हम लोग एक एक स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिफाइड फार्मिंग से। तो डाइवर्सिफाइड का मतलब क्या होता है भैया, डाइवर्स होगा, डाइवर्स मतलब भैया क्या भैया जिसमें क्या हो बहुत ज़्यादा क्या हो, बहुत ज़्यादा क्रॉप्स लगी हों, जिसकी एक सिंगल क्रॉप क्या हो जिससे हमको प्रॉफिट एक सिंगल क्रॉप से 50% से कम होना चाहिए। यानी कोई भी ऐसी उसमें ऐसा भी कोई भी धंधा हम ना चलाएं जिसमें क्या हो एक भैया क्या हो 50% या उससे ज़्यादा का प्रॉफिट दे। कहने का मतलब अगर हमारे पास ये फॉर्म है तो इसका भैया हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि भैया एक पूरा काम ऐसे 50% पे कर लें, उसका क्या हो 50% से कम होना चाहिए। हर मतलब जितने भी हम इनपुट्स लगाए हैं सबका सिंगल प्रोडक्ट जो है 50% से ज़्यादा प्रॉफिट हमको ना देता हो। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाते हैं, भाई एक ये हमारा क्रॉप है, इसमें हमने एक क्रॉप उगा लिया, फ्रूट्स उगा लिए, सीप उगा ली, डेयरी, पोल्ट्री और फिशरीज, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग होगा। वहीं पर अगर हम ऐसा कर लेते कि भैया क्या करते, ये 50% खेती पर हम क्या लगा लिए, क्रॉप लगा लिए, ठीक है, बाकी नीचे जो है चाहे जितना बांट दे, तो ये हमारा क्या रह जाएगा भैया, ये हमारा डाइवर्सिफाइड नहीं रह जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड। तो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में क्या होता है भैया, 50% से ज़्यादा सिंगल प्रोडक्ट से हमको प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। हमारी जो पूरी इनकम आ रही है वो क्या होनी चाहिए, एक सिंगल प्रोडक्ट से 50% से कम होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करें इसके लाभ क्या है भैया, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग अपनाने के क्या फायदे हैं। पहला बात तो भैया हमारा लैंड, लेबर और कैपिटल का, यानी भूमि, पूंजी और मजदूर का हम क्या कर सकते हैं भैया, अच्छे तरीके से यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। भूमि का उपयोग अच्छे से कर रहे हैं, इतनी सारी क्या चीज़ इनपुट्स लगा रहे हैं, इतने सारे प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं। लेबर भी भैया हमारा दिन भर व्यस्त रहेगा, और कैपिटल यानी पूंजी का भी हम सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे। भैया अगर हमारी क्रॉप फेल्योर हो जाती है तो हमारा क्या होगा, रिस्क तब भी बहुत कम रहेगा। हमारा कहने का मतलब अगर क्रॉप फेल्योर हो जाए तो इतने सारे प्रोडक्ट हमारे पास हैं। अगर फल हमारा ना उत्पादन हो पाए या सस्ता हो जाए तो इतने सारे हमारे पास ऑप्शन है। अगर भेड़ को हमारी बीमारी लग जाए, पोल्ट्री में मुर्गी को हमारी बीमारी लग जाए, तो इतने सारे प्रोडक्ट हमारे पास हैं। कहने का मतलब हमारा क्या है, रिस्क हमारा कम हो जाता है और रेगुलर रिटर्न हमको मिलता रहता है। ऐसा मतलब भैया मौसमी हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, क्या होगा, रेगुलर रिटर्न हमको मिलता रहेगा। मान लो भैया क्रॉप का सीज़न नहीं चल रहा तो फल होगा, फल बिकेगा हमारा। फल का सीज़न नहीं होगा तो भैया ऊन बिकेगी, ठंडी होगी ऊन बिकेगी। डेयरी में दूध हमारा सालों साल बिकेगा, पोल्ट्री में अंडा मुर्गी हमारा बिकेगा, फिशरीज में मछलियाँ हमारी सालों साल बिकेंगी। कहने का मतलब हमारा क्या होगा, रेगुलर रिटर्न हमको मिलता रहेगा, गैप पीरियड नहीं आएगा। कहने का मतलब जो हमारे गांव में कहा जाता है कि भैया चौमास का महीना, तो कहने का मतलब अगर डाइवर्सिफाइड फार्मिंग लगा रहे हो तो चौमास के महीना नहीं झेलना पड़ेगा। चौमास का महीना जिस 4 महीने में बारिश होती है ना, उसे हम लोग चौमास का महीना कहते हैं। क्या कि वहाँ पर कुछ खेती में काम वाम होता नहीं, तो हमारा लेबर फ्री का पैसा ले जा रहा है, लैंड हमारी ऐसे ही पड़ी हुई, कैपिटल तो पूंजी तो भैया है ही नहीं, कोई उपयोग ही नहीं है। तो कहने का मतलब उन सब का यूज हमारा कहाँ पर हो जाएगा, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में हो जाएगा। तो भैया कुछ इसके नुकसान भी होते हैं। नुकसान क्या होते हैं, पहली बात तो भैया इतनी सारी चीज़ें जब उगा ली हो, क्रॉप उगा रहे हो, ये डेयरी, ये फल है, ये सब उगा रहे हो, इसकी मार्केटिंग छोटे छोटे पैमाने पर जब तुम पैदा कर रहे हो तो मार्केटिंग करना बहुत कठिन होगा, ठीक है। इसके अलावा भैया फार्म का सुपरविज़न नहीं कर पाओगे, देख रेख अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि भैया क्या इतने सारे फार्म्स हैं। मछली के लिए भैया अलग तुमको जाना पड़ेगा देखने, फार्म के लिए अलग, खेत के लिए अलग देखने जाओगे तो भैया क्या सुपरविज़न भैया लिमिटेड हो जाता है। इसके अलावा हर उद्योग के लिए महंगी मशीनरी नहीं खरीद सकते। अब भैया मान लो भैया खेती के लिए हमको ट्रैक्टर
ट्रैक्टर खरीद के लाना पड़ेगा। पोल्ट्री के लिए हमको जो है क्या करना पड़ेगा, फार्म बनवाना पड़ेगा। इसके अलावा जाली वाली नेट वेट सारी चीज़ें खरीद के लानी पड़ेंगी उसके बिछाने के लिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भैया पशुपालन के लिए हमको देनी पड़ेंगी, नाली बनवानी पड़ेगी, यानी गौशाला टाइप का पूरा बनवाना पड़ेगा। तो इतनी सारी, और उसमें बहुत सारी मशीनरी, दूध निकालने की मशीन, इन सब चीज़ों की मशीन। तो भैया क्या होगा, इतनी सारी मशीनरीज आप नहीं खरीद सकते, दिक्कत हो जाएगी। अगर आप सिर्फ डेयरी का बिजनेस करते तो भैया डेयरी के लिए मशीनरी पूरी ले आते, खूब ज़्यादा भैंसे रखते और मशीन ले आते दूध निकालने वाली, सारी चीज़ों की मशीन ले आते। अगर सिर्फ खेती करते तो आप ट्रैक्टर और सारे इक्विपमेंट ले आते। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर पाएंगे, सारी मशीनरीज नहीं खरीद पाएंगे। ये भैया क्या है, नुकसान है। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग की अगर बात किया जाए भैया, तो आपको बता दिए थे 50% या उससे ज़्यादा भैया हमको क्या मिले, नेट इनकम मिले। किससे, एक क्रॉप से। कहने का मतलब भैया 50%, ये 50% या बराबर या उससे ज़्यादा हमको क्या मिले, इनकम मिले सिंगल प्रोडक्ट से। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे भैया, पहला एग्जांपल यहाँ पर दिख रहा है हमारा, चाय 50% एरिया में चाय पैदा हो रहा है। उसके बाद बी, पोल्ट्री और डेयरी हमारा ये 50 में बटे हुए हैं। इसके अलावा ये 50 से ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, गन्ना उगा लिए, और इसके अलावा उसके सब्सिडरीज छोटी छोटी जो है अलग लगा लिए। तो ये क्या हो गया, ये हमारे एग्जाम्पल किसके होंगे, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग के होंगे। फार्म का नाम जो हम लोग रखते हैं भैया, जो हमारी मेन क्रॉप, जैसे इसमें अगर इसको हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, अपने फार्म को कहेंगे चाय उद्यान, इसको कहेंगे गन्ना उद्यान। मतलब गन्ना का हमारा जो है क्या है, मुख्य इसमें क्या है, इंटरप्राइजेस, मुख्य उद्योग हमारा क्या है, गन्ना उत्पादन है। इसके अलावा बाकी सब सब्सिडरीज उसके सहायक होंगे। ठीक है, लाभ क्या होते हैं भैया, इसके क्या लाभ होंगे अगर हम लोग डाइवर्सिफाइड फार्मिंग का यूज करेंगे भैया, तो लैंड का इसमें भी बेटर यूज हम लोग कर पाते हैं। मान लो भैया, जो ब्लैक सॉइल हमारी मान लो है, ठीक है, ब्लैक सॉइल हमारी जो है, इस पर हमको पता है कॉटन ही सबसे अच्छा पैदा होगा। इसके अलावा अगर कोई इंडस्ट्री हम लगाते हैं तो उतना प्रॉफिटेबल नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, इस पर भैया क्या करेंगे, 50% से ज़्यादा हमेशा क्या करेंगे, कॉटन का उत्पादन कर लेंगे। ऐसे भैया जो हमारा पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ वाले रीजन है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चाय उगा लेंगे भैया। यहाँ पर चाय का बिजनेस अच्छा होगा, इसीलिए वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 50% से ज़्यादा हमेशा चाय उगाते रहेंगे। तो ये सब फायदे रहते हैं, लैंड का अच्छा यूज़ हो जाता है किसमें, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में। इसके अलावा भैया मार्केटिंग करने में अच्छा रहता। अब भैया हमारे यहाँ पता है हमको, गन्ने की फैक्ट्री इतनी बड़ी लगी है, खंबार खेड़ा मिल। तो हम क्या करेंगे, गन्ना उगा रहे हैं, मान लो हम गन्ना उगा रहे हैं, अबे गन्ना काट के कहाँ पहुँचाएंगे, अपनी मिल पे पहुँचा देंगे। ठीक है, तो इससे हमको पता है ना, क्योंकि हम इसीलिए तो गन्ना उगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, उसका मार्केटिंग सिस्टम अच्छा है भैया, आसानी से वो बिक जाएगा, हमको पता है। फार्म का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा भैया, गन्ने के हिसाब से हम क्या करेंगे, पूरी देखरेख करेंगे इस पूरे फार्म की। इसके अलावा भैया लेबर की इफ़िशियंसी यानी क्षमता जो होती बढ़ जाती है। देखो, लेबर से काम करवाना अलग बात है, लेकिन लेबर से जब एक ही चीज़ पे काम करवाते रहोगे लगातार, तो उसकी क्या होगी भैया, क्षमता बढ़ेगी। भैया गन्ने में अगर वो काम कर रहा है, गुड़ाई का वो काम कर रहा है, अगर वो लगातार गुड़ाई कर रहा है, तो उसकी क्या होगा, प्रैक्टिस से उसकी गुड़ाई की प्रक्रिया अच्छी हो जाएगी और आसानी से कम टाइम में वो क्या कर पाएगा, अच्छे से गुड़ाई कर पाएगा। लेकिन अगर एक दिन उसको भेज दे रहे हो खेत पे, एक दिन भेज दे रहे हो मछली के तालाब पे, एक दिन भेज दे रहे हो पोल्ट्री मुर्गी में, तो उसकी इफिशियंसी जो है अच्छी नहीं हो पाएगी। ठीक है, रिस्क यहाँ पर भैया हानियाँ क्या है, रिस्क ज़्यादा रहता है। अगर मेन क्रॉप फेल हुई तो बहुत भयंकर नुकसान होगा, उसको संभाल नहीं पाओगे। उसके बाद रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भैया कम हो पाता है। जितने भी हमारे पास उद्योग होंगे, जितने भी हमारे पास क्या होंगे, रिसोर्स होंगे यानी संसाधन होंगे, उनका हम अच्छे से उपयोग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भैया क्या, हम लोग उगा तो एक ही चीज़ रहे, सब रिसोर्स एक ही जगह थोड़ी यूज़ होते हैं, तो अच्छे से यूज़ नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम लोग बात करें भैया मिक्स्ड फार्मिंग की। तीसरा हमारा जो टाइप ऑफ फार्मिंग है क्या, मिक्स फार्मिंग। मिक्स में क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन इज कंबाइंड विद लाइव स्टॉक। इसमें भी हमको क्या करना है, क्रॉप प्रोडक्शन को ही करना है, लाइव स्टॉक के साथ में, रेजिंग एंड डेयरिंग के साथ में हम लोग करना है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बाई प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। देखो भैया, जब हम क्या करेंगे, अब मान लो भैया हमने गाय पाली, अब गाय भैया क्या दूध देगी, तो ये तो डेयरी तो साथ में चली गया, साथ में भैया क्या करेगी, गोबर करेगी, जो इसका क्या है, बाई प्रोडक्ट है। इस गोबर को हम क्या करेंगे, खाद बनाकर खेत में यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, खेत में भैया उत्पादन बढ़ जाएगा। अब इस खेत में जो उत्पादन होगा, उसमें से जो भूसा प्राप्त होगा, दाना प्राप्त होगा, इसका बाई प्रोडक्ट होगा। इस बाई प्रोडक्ट को क्या करेंगे, हम लोग गाय को खिलाएंगे। तो भैया क्या होगा, एक दूसरे के बाई प्रोडक्ट का यूज कर लेते हैं। इसी से हमारा क्या कहलाता है, मिक्स्ड फार्मिंग कहलाता। कहने का मतलब ये भैया, ये है तो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग ही, लेकिन क्या करेंगे इसमें भैया, एक दूसरे का क्या करेंगे, सहयोग करके काम चलाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब बात में आपको समझ में आ गया होगा। इसमें दोनों उद्योग एक दूसरे क्या होते हैं, पूरक होते हैं। बात समझ में आई कैसे भैया, गाय का गोबर खाद बना, खेत में गया, अनाज पैदा हुआ, यहाँ पर जूनी जो
अनाज हमारा हुआ वो हमारा क्या मेन प्रोडक्ट हो गया। इसके अलावा जो भूसा वूसा हुआ ये सब भैया फिर हमारा बाई प्रोडक्ट, गाय को हमने खिला दिया, गाय ने फिर दूध दिया, वो हमारा मेन प्रोडक्ट। इसके बाद भैया क्या गोबर हमारा बाई प्रोडक्ट हो गया। ऐसे हमारा काम ये चलता है, इसी को हम बोलते हैं क्या मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। इसके बाद भैया चौथा हमारा आता है ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग में क्या होता है, प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन ऑफ द यूजफुल क्रॉप्स विदाउट इरिगेशन। बिना सिंचाई के हम लोग अगर खेती करें तो हमारा क्या है ड्राई फार्मिंग है। लेस देन और इक्वल टू 50 सेंटीमीटर रेनफॉल, जहाँ भैया 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती हो या 50 सेंटीमीटर के बराबर वर्षा होती हो, वहाँ पर हम क्या करें बिना सिंचाई की खेती करें तो वही हमारा क्या ड्राई फार्मिंग कहलाता है। भैया कुछ ड्राई फार्मिंग में प्रैक्टिसेस की जाती हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं टाइमली भैया फील्ड को खेत को समय से तैयार कर लेंगे, समय से भैया उसमें क्या करेंगे बुआई कर लेंगे, इंटरकल्चर कर लेंगे, ऑर्गेनिक मैन्योर का प्रयोग बढ़ा देंगे। इसके अलावा भैया मोर प्लांट टू द प्लांट स्पेसिंग, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट की स्पेसिंग ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि मिट्टी से इनको क्या करना है भैया सारा पानी खींचना है। अगर ये पास पास लगा दोगे तो भैया पानी की कमी बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इनके बीच की स्पेसिंग हम लोग क्या करते हैं बढ़ा देते हैं। मान लो ये खेत है भैया, अगर इतना पास पास लगाओगे तो पानी तो जल के नीचे उतना ही भरा है, तो यहाँ से सारा पानी एक खींच लेगा तो दूसरा सूख जाएगा। ठीक है, इसीलिए भैया हम लोग क्या करते हैं थोड़ा दूरी दूरी पे लगाएंगे, इससे क्या होगा यहाँ वाला सारा पानी इसको मिल जाए, यहाँ वाला सारा इसको, यहाँ वाला सारा इसको, मतलब पानी का यूटिलाइजेशन अच्छे से हो जाए। इसके अलावा अडॉप्ट करेंगे क्या मिक्स क्रॉपिंग को, इसमें हम लोग अडॉप्ट करते हैं, जो क्या करें एक दूसरे का सहयोग करके, भैया बताए थे अभी मिक्स फार्मिंग। ठीक है, मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ मिलाकर यूज किया जाता है। आगे अगर हम लोग बात करें रैंचिंग, भैया पांचवा हमारा टाइप ऑफ फार्मिंग क्या होता है रैंचिंग होता है। आपको भैया जितने हम बताएं सारे याद रखना है, सारे क्या हैं टाइप हैं, कंफ्यूज मत होना। इसमें हम लोग क्या बता रहे हैं खेती में हम लोग कलाकारियाँ नहीं कर रहे हैं, वो हमारे सारे टाइप आते हैं। जब हम खेत में बताएं भैया एक खेत है, इस खेत का मालिक ये होगा, ऐसे ऐसे काम चलाएगा, तो वो हमारा सारा सिस्टम हो जाएगा। रेंचिंग में क्या होता है भैया, रेंच लैंड वो होती है जो हम लोग किस लिए यूज करते हैं एग्रीकल्चर में के लिए भैया अच्छी नहीं होती है, एग्रीकल्चर वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, एग्रीकल्चर उत्पादन नहीं कर सकते हम लोग, क्या होते हैं उसको खाली छोड़ देते हैं। ठीक, मतलब भूमि का प्रयोग फसल उगाने में ना किया गया हो, बल्कि क्या करें उसमें नेचुरल वेजिटेशन जो भी पैदा होता है उसको पैदे होने दिया जाए, उसके बाद उसको चराई के लिए यूज किया जाए। कहने का मतलब भैया बड़ी बड़ी भूमियाँ हमारी ये पड़ी हुई हैं, इन पे हम क्या करें कुछ भी पैदा ना करें, जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन घास वास पैदा हो जाती उसी पे हम क्या करें भैया चराई के लिए उसको यूज कर लें, तो उसी को हम क्या बोलते हैं रैंच लैंड या रैंचिंग ऐसी प्रक्रिया कहलाती है। सबसे ज़्यादा हमको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है भैया रैंच लैंड, सबसे अधिक कहाँ है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में भैया भेड़ों को चराने के लिए भैया सबसे बड़े रैंच बने हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में क्या होता है भेड़ें चराने के लिए। इसके अलावा अफ्रीका, तिब्बत, चाइना और हिली ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के जो हमारे क्या हैं भैया पहाड़ी रीजन, हमारे जो नीलगिरी हिल्स है, इसके अलावा हमारे क्या भैया ये जो हिमालय वाले रीजन है, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा भेड़ों इसीलिए पैदा की जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सिस्टम ऑफ फार्मिंग की, सिस्टम ऑफ फार्मिंग में भैया क्या होता है फार्म की इकोनॉमिक और सोशल फंक्शनिंग की बात होती है। मतलब फार्म की इकोनॉमिक और सोशल फंक्शनिंग किसके पास है ये बताना ही क्या है सिस्टम ऑफ फार्मिंग है। इसमें भैया हमारे कुछ प्रकार हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा, एक तो इंडिविजुअल फार्म, कैपिटलिस्टिक स्टेट फार्मिंग, कॉर्पोरेट फार्मिंग, ज्वाइंट फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग और कोऑपरेटिव फार्मिंग। कॉर्पोरेट अलग है भैया, कॉर्पोरेट सेक्टर वाले अगर उगाएंगे, और कोऑपरेटिव मतलब सहयोगी वाली अलग है भैया, सहकारिता वाली अलग है। अब कोऑपरेटिव फार्मिंग भी अलग अलग चार प्रकार की, कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग, कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग, कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग और कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग, ये चार प्रकार की कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है। एक एक को हम डिटेल में पढ़ते हैं भैया। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि देखेंगे भैया सिस्टम में हम लोग क्या देखते हैं कि इकोनॉमिक और सोशल भैया क्या फंक्शनिंग कौन देख रहा है। ठीक है, पैसा कौन लगा रहा है और भैया क्या काम कौन कर रहा है। तो पहला हमारा होता है इंडिविजुअल फार्मिंग, इसी को हम बोलते हैं क्या पीजेंट। पीजेंट मतलब क्या कृषक, कृषक भैया खेती ये हमारी कहलाती है। भारत में सबसे ज़्यादा यही होती है, मतलब क्या हम अपने क्या करें पर्सनल लैंड हमारी है, हम ही खेती कर रहे हैं, हमें ही सारा उत्पादन का फ़ायदा ले रहे हैं। तो भारत में भैया 70% तो यही वाली यूज होती है हमारी, कौन सी इंडिविजुअल फार्मिंग। आप देखते होंगे अपने आस पड़ोस में हर किसी के पास खुद की अपनी ज़मीन होती, खुद ही हम लोग खेती करते हैं, बस सरकार को क्या करते हैं लैंड टैक्स देते रहते हैं। इसके अलावा सारी कमाई हम लोग रखते हैं अपने पास में। ठीक है, किसान स्वयं क्या है मैनेजर भी है, ऑर्गेनाइजर भी है, डिसीजन भी फार्म की फैमिली ही लेती है। इसके अलावा 70% भैया भारत में पाया जाता है, सरकार को हम लोग बस टैक्स देते हैं और इसके अलावा सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होता है। इंडिविजुअल फार्मिंग का उद्देश्य भैया क्या होता है फार्म फैमिली की नीड्स को फुलफिल करना, मतलब भैया जो क्या है परिवार की भैया जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना क्या मतलब है इंडिविजुअल फार्मिंग का। मतलब हमको चाहिए अनाज तो हम पैदा करेंगे, गेहूं, धान, चावल, मक्का, सरसों जो भी हम पैदा करते हैं, किस लिए क्योंकि हमारी फैमिली को उसकी ज़रूरत है। लाभ कमाना ज़्यादा से ज़्यादा इसका उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है,
जो भारत में 70% ज़मीनें खेती होती है वो क्या होता है, फार्म फैमिली के लिए होती है, ना कि लाभ कमाने के लिए। कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, कैपिटल यानी पूंजीवादी खेती अगर बात किया जाए, पूंजीवादी फार्मिंग की बात किया जाए, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, तो भैया पूंजीवादी फार्मिंग का मतलब क्या होगा, पूंजी कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या पैसा कमाना इसका उद्देश्य होगा। कैपिटल इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, पूंजी हमारा क्या है, बहुत अहम भूमिका निभाती है किसी भी चीज़ के उत्पादन में। आपको बताए थे प्रोडक्शन फंक्शन के भैया क्या होते हैं, कुछ कारक होते हैं, जैसे आपको बताए थे लैंड, लेबर, कैपिटल और क्या इंटरप्रेन्योर, और लास्टली हमारा क्या होता है भैया इंटरप्रेन्योर के बाद में ऑर्गेनाइजेशन। ये 5 क्या होते हैं भैया, किसी भी चीज़ का अगर आप उत्पादन करते हैं तो 5 उसके क्या होते हैं, कारक होते हैं। कौन कौन से भैया कारक होते हैं, एक तो होता है हमारा लैंड, दूसरा हमारा होता है लेबर, तीसरा हमारा क्या होता है भैया लैंड, लेबर, कैपिटल, चौथा हमारा क्या होता है भैया इंटरप्रेन्योर होता है, और पांचवा हमारा होता है क्या भैया ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे 5 कारक होते हैं। लैंड तो भैया फिक्स है यानी भूमि, लेबर मतलब भैया पूंजी होती, कैपिटल मतलब लेबर मतलब भैया क्या श्रम होता है, कैपिटल मतलब पूंजी, इंटरप्रेन्योर भैया जो मतलब उद्यमी होता है, जो भैया क्या रिस्क लेता है, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब सरकार। ये 5 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लैंड के बदले लोगों को मिलता है रेंट, लेबर के बदले मिलती है मजदूरी यानी वेज, कैपिटल के बदले मिलता है भैया पूंजी जो लगाएगा उसको मिलेगा क्या इंटरेस्ट यानी ब्याज, इंटरप्रेन्योर भैया रिस्क लेता है इसको मिलता है प्रॉफिट, और ऑर्गेनाइजेशन जो यानी सरकार को मिलता है क्या टैक्स। ये 5 भैया क्या है अहम भूमिका निभाते हैं किसी भी उत्पादन में। कैपिटल जिसमें बहुत आवश्यक भैया क्या है हमारा प्रोडक्शन का भैया क्या है इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को, यानी कैपिटलिस्टिक जो हमारा फार्मिंग होता है इसका उद्देश्य क्या है भैया प्रॉफिट को मैक्सिमम करना होता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं हैवी टेक्नोलॉजीज़ का यूज करते हैं। यह सिस्टम भैया सबसे ज़्यादा अमेरिका और ब्रिटेन में अपनाया जाता है, खूब टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। भारत में इसमें ऐसा जो कैपिटलिस्टिक फार्मिंग की खेती होती कहाँ होती, चाय, कॉफ़ी और रबर में होती है। चाय, कॉफ़ी और रबर की खेती हम लोग क्यों करते हैं भैया, प्रॉफिट के लिए ही तो करते हैं। चाय, कॉफ़ी और रबर को क्यों उगाते हैं हम लोग, प्रॉफिट के लिए उगाते हैं सिर्फ और सिर्फ। तो भैया ये क्या है हमारी कैपिटलिस्टिक पूंजी का एग्जाम्पल है भारत में। ठीक है, इसके बाद हम लोग तीसरी बात करते हैं भैया किसकी, स्टेट फार्मिंग की। स्टेट फार्मिंग भैया राज्य की जो हमारी फार्मिंग है, इसमें भैया क्या मैनेजमेंट सारा कौन देखता है, सरकार देखती है। देखो सरकार क्या करेगी भैया, सरकार क्या करेगी भैया, सरकार क्या करेगी मजदूरों के माध्यम से भैया क्या करेगी, सरकारी ज़मीन है हमारी, सरकारी ज़मीन पे क्या कराएगी, खेती करवाएगी। मजदूरों को क्या करेगी, महीने के हिसाब से क्या करेगी, सैलरी देगी जो वहाँ पर काम करेंगे किसान। सारा मैनेजमेंट कौन देखेगा, सरकार देखेगी। हालांकि इसका उद्देश्य भैया क्या होता है, मेनली जो स्टेट फार्मिंग का उद्देश्य होता है क्या होता है, रिसर्च करना होता है भैया। इसके अलावा वर्क एंड डिमॉन्स्ट्रेशन इसका उद्देश्य होता है। कहने का मतलब भैया हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो सरकारी ज़मीनें होती जिसे आप लोग कई सारे आईसीआर की ज़मीन है तो क्या करती है वहाँ पर खेती करवाती है, वहाँ पर भी हम मजदूरों को क्या करते हैं मंथली पेमेंट करते हैं। ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपकी ज़मीन है उन पर क्या होता है मंथली भैया वहाँ पर क्या जो मजदूर लगे उनको मंथली पेमेंट दिया जाता है, खेती करवाई जाती है, और भैया क्या नई रिसर्च करवाई जाती है ब्रीडर्स की देख रेख में। ठीक है, सरकार सारा मैनेजमेंट करेगी, पैसा देगी मजदूरों को। उद्देश्य क्या होगा, रिसर्च एंड वर्क डिमॉन्स्ट्रेशन। इससे भैया क्या होगा, क्वालिटी सीड पैदा हो सके। रिसर्च फार्म, सीड फार्म और डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म ये सारे इसके क्या है एग्जाम्पल्स हैं, आपको सारा पता है स्टेट फार्मिंग में आएंगे। कारपोरेट फार्मिंग में भैया क्या होगा, कारपोरेट सेक्टर पूरी तरीके से इन्वॉल्व होगा। कहने का मतलब भैया कारपोरेट सेक्टर वाले क्या करेंगे, इसकी खेती करवाएंगे। लार्ज एकरेज यानी बहुत बड़े क्षेत्र की भूमि पर हम लोग ये खेती करवाते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें क्या करते हैं हम लोग, पूंजी भी लगाते हैं। यूएसए में बहुत ज़्यादा कॉमन है, भारत में महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ये खेती की जाती है। अगर बात करें भैया एक कारपोरेट फार्मिंग के एग्जाम्पल की, तो आपको पता है भैया जो चिप्स बनाने वाली कंपनियां हैं क्या करती हैं भैया, आलू का उत्पादन करवाती हैं। आलू का उत्पादन करने से पहले भैया तय कर लेंगी कि हम तुमको भैया इतना पैसा देंगे, तुम इतना भैया आलू हमको उत्पादन करके दो। अब उत्पादन करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा भैया क्या करेंगी कंपनियां इन पे लगाएंगी, तो पूंजी बहुत ज़्यादा लगेगी, टेक्नोलॉजी भी अच्छी खासी लगेगी। उसके बाद उत्पादन करवाएंगे, उसके बाद भैया आलू को खुद ही खरीदेंगी। ठीक है, फिक्स रेट पर। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कारपोरेट फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, भारत में कहाँ कहाँ अपनाई ज़्यादा जाती है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कारपोरेट फार्मिंग होती है। वैसे यूएसए में बड़े पैमाने पर की जाती है। आगे हम लोग बात करते हैं ज्वाइंट फार्मिंग की। ज्वाइंट फार्मिंग में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक किसान आपस में क्या करें, साझेदारी कर लें। ठीक है, अपनी कृषि के इनपुट्स को संयुक्त कर लें। मान लो भैया आपके घर के बगल वाला जो पड़ोसी है उससे आपने क्या किया भैया, आप भी किसान थे ये भी किसान था, दोनों ने क्या किया भैया आपस में गठबंधन कर लिया। इनके पास मान लो ट्रैक्टर था, इनके पास ट्राली था, ठीक है, इनके पास हैरो था, इनके पास कल्टीवेटर था, तो सारे क्या हुए, इन्होंने क्या किया भैया कंबाइंड कर
लिया सारे इनपुट्स को क्या कर लिया, कंबाइंड कर लिया। यानी भैया दोनों लोग इनपुट्स को यूज करेंगे। हम लोग मांग के यूज करते हैं, मान लो इन्होंने तय कर लिया कि आपके जितने इनपुट वो हमारे जितने इनपुट वो आपके। अब हम लोग क्या किया, दोनों ने मिल के भैया सारे इनपुट्स का यूज किया और हमने क्या किया, उत्पादन किया। उत्पादन करने के बाद हमने भैया उत्पादन में जो हमारा प्राप्त होगा, खेतों को ऐसा नहीं कि खाली उसको, जमीन को भी बांट लिया कि भैया ये हमारी जो 10 बीघा जमीन हमारी, 10 बीघा तुम्हारी, भैया दोनों लोग क्या करते हैं, बांट लेते हैं। ठीक है, जमीन को बांट लिया, सारे संसाधनों को बांट लिया और हम लोग पहले तय कर लेते हैं कि भैया जब हमारा उत्पादन होगा उसका कितना % हम लेंगे और कितना % तुम लोग, पहले तय कर लिया। ऐसी फार्मिंग हमारी क्या कहलाती है, ज्वाइंट फार्मिंग कहलाती है। बात समझ में आई? यानी उत्पादन से पहले हमने क्या करते हैं, उत्पादन को बांट लेते हैं कि कितने % कौन लेगा, ने बाद में लड़ाई करो हैं। और भैया इनपुट जितने हमारे पास होंगे, चाहे वो भूमि हो, चाहे वो ट्रैक्टर हो, जो भी हो, सब बराबर बराबर क्या, उसी पे पूरी खेती की जाएगी, सब बता के। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करते हैं, आगे बात करें भैया, तो कलेक्टिव फार्मिंग हमारा क्या है, छठा सिस्टम ऑफ फार्मिंग है। आपको पता चल गया होगा टाइप ऑफ फार्मिंग में हमारा क्या बता रहे थे हम, कैसे कैसे खेत में क्या उत्पादन कर रहे हैं ये, जबकि सिस्टम ऑफ फार्मिंग में क्या बता रहे हैं भैया, खेतों को मिला के कैसे खेती करेंगे, किसका अधिकार होगा खेतों पर, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें बात करते हैं सिस्टम में। तो कलेक्टिव फार्मिंग की अगर हम लोग बात करें तो कृषि उत्पादन संपत्ति का अधिकार एक किसान के पास ना होकर किसके पास होगा, संपूर्ण समाज, यानी जितने भी खेत हैं भैया इन पर किसका अधिकार हो, कलेक्टिव फार्मिंग में किसका अधिकार होगा, समाज का अधिकार होगा, सोसाइटी का पूरे अधिकार होगा। अब पूरी सोसाइटी मिलकर क्या करेगी, सामूहिक फार्म के सदस्यों की मध्य क्या होगा, समानता का व्यवहार रखेगी। मतलब ये भैया सामूहिक फार्म बन गया, इसमें सब लोग खेती करेंगे, सब लोग खेती करेंगे। खेत का प्रबंधन मैनेजमेंट कौन करेगा, इसी में से भैया जो हमारी क्या थी, ये जो हमारी क्या थी, समाज था हमारा, सोसाइटी थी, इसी सोसाइटी ने क्या किया, अपने में से एक चुन के जो है क्या निकाल दी, समिति निकाल दी। मान लो 10 लोगों को चुन दिया, अब 10 लोग क्या करेंगे, सारा मैनेजमेंट देखेंगे, खेत का जितना भी उत्पादन होगा उसको बंटवारा देखेंगे। सरकार पूर्व घोषित मूल्य पर सामूहिक फार्म से निश्चित राशि खरीद लेती। मतलब देखो हम लोग भैया सामूहिक फार्म में हम लोग उत्पादन किए मान लो अनाज का, अब यहाँ से भैया सरकार से फिक्स है हमारा कि इतना जो है आपको, मतलब 20% आपको सरकार को खरीदना है और पहले ही बता दिया कि इस मूल्य पर खरीदेंगे। ठीक है, तो सरकार भैया निश्चित मूल्य पर क्या करती है, खरीद ले जाती है कुछ भाग। इसके अलावा भैया 3 मुख्य इसके स्वरूप होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया भैया, जो हमारा ये क्या है भैया, कलेक्टिव फार्मिंग, ये बार टोज और भैया क्या, कोल खोज या खोल खोज कई बार लिखा रहता है, कोल खोज या खोल खोज, ये किससे संबंधित है भैया, तो याद रखना है कलेक्टिव फार्मिंग से संबंधित है। टोज है, कोल खोज है और कम्यून, ये 4 क्या है, 3 क्या है, इसके स्वरूप हैं किसके, कलेक्टिव फार्मिंग के। कोल खोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कोल खोज किससे संबंधित है, कलेक्टिव फार्मिंग से संबंधित है। सिस्टम इन इंडिया की अगर बात किया जाए भैया, तो ये भैया सिस्टम पॉपुलर, ये वाला सिस्टम जो है कलेक्टिव फार्मिंग वाला, कहाँ, रसिया और चाइना में बहुत पॉपुलर है। भारत में तो ऐसा सिस्टम होता नहीं, लेकिन रसिया और चाइना में भैया ये कलेक्टिव फार्मिंग वाला सिस्टम बहुत पॉपुलर। क्या करते हैं लोग भैया, आपस में क्या करते हैं भैया, पूरा क्या करे, पूरी ज़मीन को बांट लिए, क्योंकि ज़मीन भैया जो रसिया है उसके बाद तो बहुत ज़मीन है, तो ज़मीन को इसने क्या किया भैया, कंबाइंड कर लिया एक ही में। अब इस ज़मीन पे क्या करेंगे, सब लोग मिल के खेती करेंगे, सब लोग मिल के खेती करेंगे। ठीक है, इसके बाद सरकार क्या करेगी भैया, इसका निश्चित अनुपात में जो है अनाज खरीद लेगी, तय करके रखी है पहले से फिक्स रेट पे। उसके बाद भैया क्या करेंगे, बाकी जो हमारा पेमेंट होगा सबको बराबर सबको क्या मिलेगा भैया, सबके साथ समानता व्यवहार किया जाएगा। सामूहिक फार्म में सबके साथ समानता व्यवहार होगा, सबको बराबर क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम लोग कोऑपरेटिव फार्मिंग की। कोऑपरेटिव फार्मिंग में भैया क्या होता है, किसान स्वयं परस्पर जो है लाभ हेतु, क्या लाभ की दृष्टि से क्या किया भैया, अपनी जो भूमि है, श्रम है, पूंजी है, इसको एकत्रित कर लिए और भैया क्या है कि सामूहिक रूप से खेती करने लगे। जैसे हम लोग बोलेंगे क्या, सहकारी खेती। सहकारी खेती का मतलब समझ रहे हैं हम लोग भैया, हमको लगा कि यार लाभ कैसे हो, तो हम लोग क्या किया, 100 किसान मिले भैया, 100 किसानों ने क्या किया, अपनी सब जमीन को इकट्ठा कर लिया, उसमें भैया जितना मेहनत कर रहे थे, श्रम को भी इकट्ठा कर लिया, इसके अलावा पूंजी को भी इकट्ठा कर लिया। सब लोग इकट्ठा करके क्या किए भैया, हमके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाए और भैया उत्पादन करके इसको बेचा जाए फिक्स रेट पे, जिससे हमको क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। इसके बाद भैया कृषि प्रणाली, अगर मान लो हम लोग क्या करते हैं, सिंगल यूनिट पर खेती करते हैं, हम लोग कभी डिमांड रख पाते हैं कि हमको इतना चाहिए, इस चीज़ का प्रोडक्शन का इतना हमको चाहिए लाभ। अगर हम लोग कलेक्टिव फार्मिंग करते, मान लो अगर हम लोग कलेक्टिव फार्मिंग करते, तो हम लोग क्या करते भैया, खरीदने वालों से डिमांड रख देते कि इससे कम अगर आपने खरीदा तो हम बेचेंगे ही नहीं, क्योंकि भैया सारा उत्पादन तो हमारे पास है, तो हमारी क्या हो जाती है यहाँ पर भैया, बेचने वाली की क्या हो जाती है भैया, मोनोपॉली हो जाती है। आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता कि हमसे जो है, अगर हम लोग क्या करते तो फिक्स रेट अच्छा खासा अपना पा सकते थे अपने अनाज का। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है। अब भैया जो हमारा ये कोऑपरेटिव फार्मिंग है, ये भी भैया क्या 4 प्रकार का होता है, बताए थे आपको। जैसे कोऑपरेटिव बटर फार्मिंग, इसमें भैया भूमि का स्वामित्व क्या होता है, किसान
किसान के पास ही रहता है, और भैया कृषि कार्य भी कौन करता है, किसान ही करते हैं सारे, मतलब जो विधि कृषि कार्य विधि भी कौन करता है, किसान ही करता है। कोऑपरेटिव ज्वाइंट फार्मिंग, ज्वाइंट में भैया क्या होता है, इंडिविजुअल भूमि का स्वामित्व तो रहता है लेकिन कलेक्टिव कार्य विधि होने लगती है। टेनेंट फार्मिंग में भैया कलेक्टिव क्या होता है, स्वामित्व होता है लेकिन भैया कार्य विधि इंडिविजुअल होती है। ठीक है, इसके अलावा भैया हमारा क्या होता है, कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग, भैया क्या होगा, कलेक्टिव होगा ये भी और कलेक्टिव होगा भैया ये भी। तो अब एक एक करके हम लोग कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग से स्टार्ट करते हैं, चारों को समझ लेते हैं आज का। ठीक है, अब हम लोग बात करें कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग की। बेटर मतलब भैया क्या होता है, अच्छी खेती। अब इसमें हम आपको क्या बताएं, दो चीज़ें बताएं भैया, जो हमारा भूमि का स्वामित्व भी होगा ये भी क्या होगा, इंडिविजुअल, और कृषि कार्य विधि भी क्या होगी, इंडिविजुअल। कैसे होती, देखो भैया, कुछ खास उद्देश्यों के लिए किसान आपस में मिलकर एक समिति बनाते हैं। ठीक है, अब इस मैनेजमेंट पूरे खेत का कौन देखेगी, समिति देखेगी। वर्ष के अंत में प्रत्येक सदस्य को क्या होता है, कुल लाभ का लाभांश मिल जाता है। हम लोग खेती तो मिला के कर रहे हैं लेकिन अपने अपने क्षेत्र पर ही कर रहे हैं, और सारा उत्पादन भैया बिक्री उक्री के टाइम पर हम लोग क्या करते हैं भैया, आराम से समिति के रूप से बिक्री कर लेते हैं, उसके बाद लाभांश का बंटवारा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब अगर ज्वाइंट फार्मिंग की हम लोग बात करें, कोऑपरेटिव ज्वाइंट, तो किसान अपनी भूमि पर कृषि साधनों को एकत्रित करके मिलजुल कर खेती करते हैं। मान लो इसमें हम लोग क्या किए, पूरी भूमि को मिला लिए, पूरे संसाधन को मिला लिए और मिलजुल कर हम लोग क्या किए, खेती किए। मैनेजमेंट यहाँ भी कौन देखता है, समिति देखती है, और प्रत्येक किसान का व्यक्तिगत स्वामित्व बना रहता है। तो भैया लैंड का ऑनर कौन होगा, भैया यहाँ पर इंडिविजुअल आदमी होगा, लेकिन भैया कौन होगा, कृषि कार्य विधियाँ मैनेजमेंट कौन देखता है, कलेक्टिव यानी समिति देखती है। समिति देखती है मैनेजमेंट, सर आपको पता है ना, मैनेजमेंट कौन देखता है, समिति देखती है, जबकि व्यक्तिगत स्वामित्व हमारा बना रहता है। ठीक है, सदस्य को अपने श्रम, भूमि और पूंजी के अनुपात में लाभांश मिलता है। मान लो भैया आपने क्या किया, अपना खेत लगाया यहाँ पर, भैया क्या हुआ, आपने अपना खेत लगाया यहाँ पर है, इतने सारे लोगों को यहाँ मान लो खेत हैं, आपका खेत इतना बड़ा वाला है सबसे। ठीक, तो आपने क्या किया, अपना बड़ा सा खेत दिया है। ठीक, ये लोग मान लो छोटे खेत वाले हैं। ठीक है, तो मान लो ये छोटे खेत वाले हैं, ये भी काम कर रहे 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 हैं, तो भैया सबसे ज़्यादा पैसा इसको मिलेगा। मान लो तुमने सिर्फ अपना ये बड़ा वाला भूमि का टुकड़ा दे दिया, आपने कहा कि हम काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये लैंड दे रहे हैं इतनी बड़ी। ठीक है, ये लोग भैया उसमें खेत में काम कर रहे हैं, यानी मजदूरी कर रहे हैं, तो श्रम का भी पैसा इनको मिलेगा। ठीक है, आपको सिर्फ भूमि के एवज में फिर पैसा मिलेगा। कहने का मतलब भैया क्या है, जो हमारा जो है इन चीज़ों को ध्यान रखा जाता है जब बंटवारा किया जाता है, यानी लेबर यानी किसने खेत में काम किया है, भूमि किसकी, और भैया उसमें पैसा कौन लगा रहा है ये भी मायने रखता है। तो इन तीनों अनुपात में भैया क्या होता है, लाभांश का बंटवारा कर दिया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें क्या, कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग। कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग में क्या होता है भैया, समिति ही क्या करती है, पूरी भूमि को पट्टे पर ले लेगी, लगान पर। समिति क्या करेगी, लगान पर यानी पट्टे पर पूरी ज़मीन को ले ली, पूरे क्षेत्र की। ठीक, ज़मीन लगान पर ले ली, उसके बाद क्या किया, इसने लोगों को क्या किया, जोत को दिया बांट, किस आधार पे, पट्टे पर ही इसने लगान पर ही क्या किया, ज़मीन को दोबारा लोगों को बांट दिया। यानी भैया ज़मीन पहले टुकड़ों में थी, ये ज़मीन भैया कलेक्ट करके क्या हुआ, एक आदमी ने क्या किया, पूरी ज़मीन को क्या किया, पट्टे पर ले लिया। ठीक, पट्टे पर ले लिया, फिर इसने अच्छे किसानों को जो खेती अच्छे से कर सकते थे उनको क्या किया, फिर पट्टे पर दे दिया। क्या किया भैया, पट्टे पर दे दिया फिर से इसने। अभी पट्टे पर जब दे दिया तो भैया क्या होगा, सारा जो लाभ होगा कौन उठाएगा भैया, बीच में समिति लाभ उठाने का काम करती है। भैया देखो ऐसा सिस्टम चलेगा कि भैया क्या हुआ, ये तो उत्पादन कर नहीं पा रहे थे, जो ऊपर वाले थे जिनके पास खुद की ज़मीन थी उत्पादन कर नहीं पा रहे थे, नीचे वाले खेती कर सकते थे लेकिन इनके पास क्या था भैया, खेती कर सकते थे लेकिन इनके पास ज़मीन नहीं था। तो भैया यहाँ पर बीच में एक चीज़ आ गई जिसे हम लोग कहते हैं क्या, समिति। इस समिति ने क्या किया भैया, इनसे ज़मीन ली और इसको दिया, और बीच में खुद भी प्रॉफिट कमाया, इनका भी प्रॉफिट बढ़ गया, इनका भी प्रॉफिट बढ़ गया। कहने का मतलब सबका फायदा हो गया भैया। समिति ने ऐसा काम कर दिखाया कि जिनकी खुद की ज़मीन थी वो खेती अच्छे से कर नहीं पा रहे थे, जो खेती कर पा रहे थे उनके पास ज़मीन नहीं थी, समिति ने बीच में क्या किया, पट्टे पर लिया, और भैया दोनों का, तीनों का प्रॉफिट हो गया। आगे भैया लास्ट हमारा जो है आप कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग की अगर हम लोग बात करें तो भैया आपको इसके पहले टेनेंट फार्मिंग हमने क्या बताया था कि भैया जो हमारा क्या होगा, कलेक्टिव ज़मीन होगी, लेकिन खेती कौन कौन करता है, इंडिविजुअल रूप से आप करेंगे, क्योंकि हम क्या करें, सबको कलेक्ट करके क्या कि बांट दिए ना 4 जगह, तो सब लोग इंडिविजुअली खेती कर रहे हो, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल हो जाएगा। अब भैया कोऑपरेटिव कलेक्टिव में दोनों चीज़ हमारी क्या होती है, समिति ही देखती है। कैसे भैया देखती है, इसको देखते हैं जरा हम लोग। कैसे भैया, भूमि का क्या करता है, स्वामित्व सामूहिक हो जाता है, खेती सामूहिक रूप से की जाएगी, मतलब स्वामित्व भी सामूहिक है, खेती भी सामूहिक है। सदस्य को भैया कार्य, अगर भाई देखो मान लो ये क्या हुआ, जमीन सारी की सारी समिति की है,
ठीक है। समिति की ज़मीन, इस समिति में भैया बहुत लोग शामिल हैं, सबकी ज़मीनें शामिल हैं, ठीक। अब भैया क्या होगा, कलेक्टिव फार्म हो गया। इस फार्म पे क्या करवाएंगे हम लोग, खेती करवाएंगे। अब भैया इस फार्म पे खेती करने जो कोई आएगा, अगर कोई इस पे काम करता है, क्या करता है, अगर कार्य करता है यानी मजदूरी करता है, तो उसको मजदूरी के लिए दिन प्रतिदिन क्या होगा, उसको वेज मनी मजदूरी मिलती रहेगी। अगर कोई काम करेगा तो उसको मजदूरी मिलती रहेगी वहाँ पर। अगर कोई पूंजी मिलाएगा भैया, पूंजी का भी क्या मिलेगा, उसको लाभांश मिलता रहेगा। हालांकि पूंजी तो ज़्यादातर सामूहिक ही होती है, तो लाभांश सबको सामूहिक बराबर रूप से मिल जाता है। लेकिन जिसकी ज़मीन होती है भैया, वही हमारा क्या होता है, ज़मीन के आधार पर ही क्या होता है भैया, जितना भी देखो, मान लो उत्पादन हुआ 100 रुपये का, 100 रुपये का हमने उत्पादन किया, उसमें मान लो हमने क्या किया, पहले उसके पहले मजदूरी हम लोग कितना दे चुके हैं, 20 रुपये मान लो मजदूरी दे ही चुके हैं। तो मजदूरी वाला काम जिसने जितना करता रहा उसको हम देते रहे, तो 20 रुपये मजदूरी दे रहा, लाभ हमारा कितना बचा, 80 रुपये बचा। अब इस 80 रुपये को जिनका जितना खेत होगा उस आधार पर हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे। यही हमारा क्या है, कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग है। कहने का मतलब कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग में क्या होता है भैया, जितना उत्पादन होगा उसमें हम क्या करेंगे, मजदूरी समय समय पर देते रहेंगे। जितना जो कोई कार्य करने आएगा, आप चाहें तो काम करें खेत में, चाहे तो ना करेंगे, अगर आप काम करेंगे तो आपको उसकी मजदूरी मिलेगी। आप सिर्फ अगर भूमि देंगे तो आपको क्या होगा, मजदूरी कटने के बाद आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ लाभांश मिलेगा। इसे हम बोलते हैं क्या, कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग। तो ये भैया आज के हमारे जो सिस्टम ऑफ फार्मिंग और टाइप ऑफ फार्मिंग थे, ये आज आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा आपको ये सेशन भैया, कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। और भैया अब जो हमारा है, ये हमारा यहाँ पर इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।